देखिए, अभी हम लोगों ने देखा था कि भारत में जो इंश्योरेंस एनबीएफसी है, उनको कंट्रोल कौन करता है? आईआरडीएआई कंट्रोल करता है, ठीक ना। जो मर्चेंट या व्यापारिक एनबीएफसी है, उनको कौन करता है? सेबी कंट्रोल करता है। और जो लोन रिकवरी वाला काम करता है, वो एसएएफएईएसआई लोन रिकवरी वाला काम करता है। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानना जरूरी हो जाता है, ठीक ना। तो सबसे पहले आईआरडीएआई का फुल फॉर्म भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, यानी ये बीमा के नियामक या नियमन का काम करता है और विकास के लिए काम करता है। जो आईआरडीएआई है, वो भारतीय बीमा के विनियमन करने के लिए और विकास करने के लिए काम करता है। तो इसका दो काम क्या है? एक, विनियमन करना, जितनी भी बीमा एनबीएफसी है, ठीक ना, उनका विनियमन करना और उनका विकास करना इसका महत्वपूर्ण काम है, ठीक है। इसकी स्थापना, देखिए, इसका जो स्थापना है ना, वो संसद ने कानून बनाकर किया था। कैसे हुआ था? संसद द्वारा कानून बनाकर हुआ था। तो संसद ने कौन सा कानून बना के किया था? बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण एक्ट 1999, ठीक ना। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण एक्ट 1999 के द्वारा आईआरडीएआई का गठन हुआ था, जिसका काम क्या करता है? बीमा कंपनियों का विनियमन और उनके विकास के लिए काम करना, ठीक ना। अब देखिए, आईआरडीएआई क्या करता है कि जितनी भी बीमा कंपनियां हैं, ठीक ना, जितनी भी बीमा कंपनियां हैं, उनको कंट्रोल करता है और साथ ही साथ ये बताता है कि जो पॉलिसी धारक हैं, उनके हितों की रक्षा करता है। अब इनके हितों की रक्षा कैसे करेगी? जैसे प्रीमियम का दर क्या होगा, ये आईआरडीएआई निर्धारित करेगा। मान लीजिए हम कोई बीमा कर रहे हैं, जीवन बीमा कर रहे हैं या किसी गाड़ी का बीमा कर रहे हैं, कोई भी बीमा कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रीमियम निर्धारित कौन करेगा? आईआरडीएआई। प्रीमियम का मतलब क्या होता है? जैसे आप अक्सर जानते होंगे कि महीने महीना इतना आपके खाते से कटेगा, जैसे 500 कटेगा, 1000 कटेगा, 2000 कटेगा, वो अलग अलग जिस टाइप का बीमा होता है। तो ये जो महीने महीना पैसा कटता है ना, उसी को प्रीमियम बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो प्रीमियम का दर क्या होगा, वो निर्धारित कौन करता है? वो करता है आईआरडीएआई। और जो बीमा कंपनियां हैं, ये बदमाशी ना करें, ये जो पॉलिसी धारक हैं, उनके साथ बदतमीजी ना करें, इसका भी निर्धारण या इसको भी कंट्रोल कौन करेगा? आईआरडीएआई करेगा, ठीक ना। मुख्यालय इसका कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना में है। हैदराबाद तेलंगाना में इसका मुख्यालय है, ठीक ना। उसके बाद हमारा आता है सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ठीक ना। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, तो ये क्या करता है कि जो ये प्रतिभूति बाजार होता है, उसमें उसको एक कंट्रोल करता है। जो प्रतिभूति बाजार का मतलब जहां वित्तीय पत्र खरीदे और बेचे जाते हैं, उसका जो नियम कानून होता है, वो कौन बनाता है? सेबी बनाता है। स्थापना तो इसकी 1988 में हुई थी, लेकिन इसको संवैधानिक मान्यता कब मिला? 1992 में। और इसका मुख्यालय क्या है? मुंबई। तो सेबी में बस इतना ही जानना है कि जो प्रतिभूति बाजार होता है, उसको कंट्रोल कौन करता है, नियम कौन बनाता है? ये सेबी बनाता है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ठीक ना। उसके बाद इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक ना। उसके बाद आता है एसएएफएईएसआई। ये क्या करता है? पहले तो देखिए, इसकी स्थापना जो हुई थी, वो सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। इतना बड़ा डेफिनेशन है, यही याद कर लीजिएगा, मतलब इतना बड़ा फुल फॉर्म है, यही याद कर लीजिएगा, ठीक ना। एसएएफईएसआई क्या करता है? ये जितने भी बैंक जिनको लोन देता है, तो जो लोन वापस करने में कोताही करते हैं, तो उसको ये वसूलने का काम करता है। अब एक बात समझिएगा, जैसे आप देखेंगे ना कि कोई गाड़ी फाइनेंस करवा लिया और टाइम पे ईएमआई नहीं दे पा रहा है, एक ईएमआई बाउंस हुआ, दो ईएमआई बाउंस हुआ, तीन ईएमआई बाउंस हुआ, तो उसके बाद बैंक की तरफ से कुछ गुंडे टाइप लोग भेजे जाते हैं। हालांकि वो गुंडे नहीं होते हैं, लेकिन गुंडे टाइप लोग भेजे जाते हैं, आपको धमकाते हैं कि भाई पैसा टाइम पर जमा कर दो, नहीं तो हम गाड़ी लेके चले जाएंगे, ठीक ना। वो काम कौन करवाता है? वो यही करवाता है। और बैंक को ये करने का संवैधानिक अधिकार
कब दिया गया? 2002 में दिया गया, ठीक ना। देखिए, अगर हर बात में हम अदालत पहुंच जाए तो अदालत में तो पहले ही से बहुत सारा केस पेंडिंग है। अब बैंक बार बार अदालत में जाए तो बैंक जितना लोन नहीं दिया है उससे ज्यादा खर्चा वो उतना अदालत में कर देगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बैंक को एक पावर दिया SAFESI के तहत कि भाई देखो, अब आप अपना पैसा जो है वो खुद रिकवर करवाओ, ठीक ना। उसके लिए आपको अदालत जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप रिकवर करवा सकते हो। लेकिन ये मतलब इसका नहीं है कि बैंक किसी के साथ असंवैधानिक हरकत करने लगेगा। वही वो उसी माध्यम से पैसा निकलवाएगा जो विधिक है, जो नियम में है, ठीक ना। ये नहीं कि गुंडा बेच के और पीटने लगो, ये नियम नहीं है, ठीक ना। तो SAFESI का काम क्या होता है? पैसा जिनको लोन बैंक दिया है उनसे निकलवाना। ये एक्ट कब बना? 2002 में बना। अब देखिए, बैंक में ना कुछ एनपीए होते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं कि एनपीए क्या होते हैं, ठीक ना। बैंक किससे पैसा निकलवाने जाता है? ये जो SAFESI है, ये पैसा किससे निकलवाने जाएगा, ठीक ना। आखिर वो कौन है जिससे पैसा निकलवाने जाएगा? तो हम एनपीए को थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा से समझते हैं, ठीक ना। तो देखते हैं कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होते हैं, ठीक ना। इसको हम लोग आम भाषा में नदेहन खाता बोलते हैं, यानी जो पैसा नहीं दे रहा है। मान लीजिए कि आपने लोन लिया और आपकी ईएमआई बनती है कि भाई आप महीने की 1 तारीख को 5,000 रुपए दोगे, ठीक ना। आपने 1 महीने मिस कर दिया, बैंक कहेगा चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कि इस महीने कोई समस्या हो तो नहीं दे पाया हो। दूसरे महीने मिस कर दिया, फिर भी बैंक कुछ नहीं करेगा। जहां आपने तीसरे महीने मिस किया, ठीक ना, अब बैंक वैसे खाता को क्या करता है, या वैसे लोगों को एनपीए घोषित कर देता है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी ऐसे एसेट जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक ना, यानी जो टाइम पे अपना किस्त जमा नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, अब यहां समझते हैं एनपीए को डिटेल में थोड़ा। एनपीए मतलब ऐसे खाता धारक या ऐसे लोन लेने वाले लोग जो लगातार 3 महीने तक अपनी एक भी ईएमआई नहीं देते हैं, ठीक ना। मोबाइल आप लिए, ठीक ना, आपका ईएमआई बनता है 2500 रुपए पर मंथ, आप देवे नहीं करेंगे 3 महीना, आपको एनपीए में काउंट कर लिया जाएगा कि भाई ये जो है एनपीए हो गया, यानी ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। अब देखिए, एनपीए भी जो होता है ना वो 3 प्रकार का होता है: सब स्टैंडर्ड एनपीए, डाउटफुल एनपीए और लॉस एसेट, ठीक ना। तो अब सब स्टैंडर्ड एनपीए क्या होता है, डाउटफुल एनपीए क्या होता है, लॉस एसेट क्या होता है? देखिए, जब आप 3 महीने तक पैसा नहीं देते हैं तब खाता को एनपीए घोषित किया जाता है। जब आप 3 से 12 महीने यानी साल भर तक कोई आप पता ही नहीं लग रहा मर गया क्या, ठीक ना, तो उसके बाद जो है ये सब स्टैंडर्ड एनपीए आता है, ठीक ना, कि भाई अभी भी कुछ चांस है कि मिल जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आता है हमारा डाउटफुल एनपीए। जब 12 महीने से अधिक होने लगता है, यानी 12+ महीना होने लगता है, तब उसको डाउटफुल है, यार गड़बड़ा गया पैसा। बैंक सोचता है लग रहा है पैसा हमारा गया, अभी सोचता है कि लग रहा है गया, ठीक ना। यहाँ अभी थोड़ा बहुत आशा रहता है कि नहीं मिल जाएगा, यहाँ सोचता है लग रहा है पैसा डूब गया, ठीक ना। उसके बाद बैंक इसके बाद बहुत तेज हो जाता है अपना पैसा वापस लाने के लिए, आदमी भेजेगा, वो SAFESI के तहत बहुत सारे कोशिश करेगा। लाख कोशिश करने के बाद भी जो इसका पैसा है वो नहीं मिलता है, यानी बैंक के लाख कोशिश के बाद, लाख कोशिश के बाद अगर पैसा ना मिले, मतलब कि जो लोन लिया है वो व्यक्ति जेल जाने को तैयार है, भाई हमको जेल में डाल दो, पैसा नहीं है तो देंगे कहां से, ठीक ना। गांव में अक्सर ऐसी घटनाएं घटती रहती है कि लोग बाइक खरीद लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, 4 व्हीलर, उसके बाद ये होता है कि उनकी कमाई थोड़ी ठप हो जाती है किसी कारण से। जैसे जितने लोग ना एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, तो एग्रीकल्चर का हाल यही होता है। एग्रीकल्चर टोटल किस पे डिपेंड करता है? मानसून पे या मौसम पे? एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन मानसून, मौसम पे डिपेंड करता है। अगर मौसम अच्छा रहा, एग्रीकल्चर अच्छा होगा,
फसल अच्छा होगा, पैसा अच्छा मिलेगा। अगर मानसून गड़बड़ हो गया, एग्रीकल्चर गड़बड़ हो गया, फसल गड़बड़ हो जाएगा और पैसा नहीं मिलेगा। तो गांव में अक्सर क्या होता है कि ऐसे लोग जो खेती के भरोसे कुछ चीजें फाइनेंस करवा लेते हैं, ठीक ना, उनको फिर उसका ईएमआई भरने में दिक्कत होता है। तो ज्यादातर जो एनपीए खाता है वो किसानों का ही हो जाता है, ठीक ना, क्योंकि देखिए इसके भी दो रीजन है। पहले कि कोई भी सरकार में आएगा वो बोल देगा कि आएंगे तो पैसा माफ कर देंगे, ठीक ना, ये एक गलत चीज है, इससे बैंक को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और दूसरा कि किसान इसी उम्मीद में पैसा जमा नहीं करते हैं कि भाई ठीक है, हो सकता है इन फ्यूचर कोई गवर्नमेंट आए तो हमारा पैसा माफ कर दे। तो इसीलिए जो किसानों का है खाता ना वो एनपीए ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ हमने क्या देखा, एनपीए क्या होता है, एनपीए मतलब ऐसा खाता जो 3 महीने तक कोई परफॉर्म ना करे उसको एनपीए घोषित करते हैं। एनपीए 3 प्रकार का होता है, सब स्टैंडर्ड एनपीए, डाउटफुल एनपीए और लॉस एसेट। सब स्टैंडर्ड एनपीए का मतलब कि 3 से 12 महीने तक भी पैसा न मिले। डाउटफुल एनपीए यानी संदेहात्मक एनपीए, 12 महीने से ज्यादा हो जाने पर भी पैसा ना मिले। उसके बाद बैंक के लाख कोशिश करने पर भी पैसा ना मिले तो बैंक उस पैसे को डूबा हुआ मान लेता है, ठीक ना, कि भाई ये तो पैसा गया, लाख कोशिश करने में मार लो जान से, जो भी कर लो, जो करना है कर लो, लेकिन पैसा जो आदमी लोन लिया है या जो आदमी कर्ज लिया है वो देने के बिल्कुल मूड में नहीं है, बैंक लाख कोशिश कर करके थक गया है, ठीक ना। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, बैंक और एनबीएफसी में अंतर, उसके बाद आईआरडीए के बारे में पढ़ा, सेबी के बारे में पढ़ा, एसएएफईएसआई के बारे में पढ़ा, उसके बाद नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम लोग बैंक के जो शेष टॉपिक है, जैसे बैंक किसी को ऋण कैसे देता है, उसका परसेंटेज कैसे तय करता है कि हम इसी परसेंटेज पे किसी को ऋण देंगे, दर कैसे निर्धारित करता है। बस अब एक दो और वीडियो बनेंगे बैंक पे, फिर उसके बाद बैंक खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे, एसएलआर सीआरआर क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह धीरे 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 इकोनॉमी के एक एक टॉपिक को हम मतलब डिटेल में कवर करेंगे, ठीक ना। नमस्कार दोस्तों।